गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से। बच्चों, अपन ने एक कॉकरोच वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था और उसका फर्स्ट लेक्चर हो भी गया था, जिसमें अपन ने कॉकरोच की जनरल स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के तीनों पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के बारे में डिस्कस किया था। हेड के बच्चों उस पे आईज थी, एंटीना थे, माउथ पार्ट थे। थोरैक्स पे अपन ने विंग्स और लेग्स की बात की थी। एब्डोमेन में बच्चों एनल स्टाइल गुदीय सूट बताया था, जो केवल मेल कॉकरोच में होता है। नेक्स्ट बच्चों, आज वाले इस लेक्चर में अपन कॉकरोच की बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है वो लेकर आए हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लाया हूं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का पाचन तंत्र। तो बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन पता ही है, अपने में जैसे फूड को डाइजेस्ट करना, पचित भोजन को अवशोषित करना, ताकि बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिल सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का जो बच्चों पाचन तंत्र है, उसके वही दो पार्ट, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। अपने में भी आते हैं, तो आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल जो है एक ट्यूबुलर नलिका रूपी संरचना है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। अब यहां बच्चों जो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, अपने में भी कंप्लीट है। पूर्ण का मतलब बच्चों ये हुआ कि ऐसे एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेकर कहां तक रहे, माउथ टू एनस, इसका इनिशियल पोर मुख होता है और फाइनल पोर गुदा एनस। तो माउथ टू एनस जो होती है वो क्या कहलाएगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथियां, ये बच्चों वो ग्लैंड है जो डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए अलग अलग पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है, जिसमें एक तो आती है अपनी सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां बोलते हैं। लार ग्रंथियां बच्चों कॉकरोच में एक जोड़ी होती है, पेयर्ड होती है, जो किसका सिक्रीशन करेगी, सलाइवा, लार का स्त्रावन करती है। और लार में मैं बता भी रहा था लास्ट लेक्चर में कि कॉकरोच के जो सलाइवा है उसमें एक तो अपनी तरह सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, एक कौन सा आया था, काइटिनेज एंजाइम। ये वही काइटिनेज है जो काइटिन को डाइजेस्ट करता है। इसलिए बता रहा था ना, बिकॉज कॉकरोच में कैनाबेलिज्म होता है, स्वजाति भक्षण। अपनी जाति के जब छोटे कॉकरोच को खाएगा तो उसके काइटिन को पचाने के लिए यहाँ कौन होगा, काइटिनेज। वन पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड जो ग्रसिका के समीप होती है। और हेपेटिक सिका बच्चों ये देखो, जठरीय या यकृतीय अंधनाल इसको बोलते हैं, हेपेटिक सिका या यकृतीय अंधनाल, जठरीय अंधनाल भी बोलते हैं। ये भी बच्चों यहाँ 6 से 8 होती है संख्या में। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का स्त्रावन करती है, पूर्ण पाचक रस यहां से। तो हेपेटिक सिका पूर्ण पाचक रस, ये बच्चों अपन ने ह्यूमन में पैंक्रियाज में बताया था, अग्नाशय में जो पैंक्रेटिक जूस होता है ना, वो भी पूर्ण पाचक रस होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो ऐसा डाइजेस्टिव जूस जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, तीनों को, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या बोल दो, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और इसकी संख्या होती है 6 से 8। अब बच्चों देखो सीका लिखा है, सीका अपनी एलिमेंट्री कैनाल में सीकम सुना है, सीकम होता है अंधनाल, यहां लिखा है मैंने सीका, ये सीका है, अपने में सीकम। डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए जनरली बायोलॉजी में अगर बच्चों पीछे ए वर्ड लगा हुआ है, लास्ट में ए लिखा हुआ है, लास्ट में अगर ए स्टार्टिंग में आता है तब तो अपन एब्सेंट बोलते हैं ना जनरली, और अगर ए पीछे लिखा हुआ दिखे मतलब वो बहुवचन, प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो सीकम का मतलब तो 1, सीका मोर देन 1। तो अपने में वर्ड तो आता है सीकम और कॉकरोच में आता है सीका, बिकॉज़ यहां एक से ज्यादा, लगभग 6 से 8 संख्या में होती है, जो पाचन के लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, और एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करती है। अब बात अपन कर ले पहले एलिमेंट्री कैनाल की बच्चों। तो जो कॉकरोच की आहार नाल है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहली फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को अपन बोलते हैं अग्रांत्र, मिडगट बच्चों मध्यांत्र,
ये कहलाएगा हाइंड गट को बोलेंगे पश्चांतर। अग्रांतर, मध्यांतर और पश्चांतर तीनों 1/3 पार्ट होते हैं, 1/3 लगभग बराबर पार्ट है तीनों। अब बच्चों ओरिजिन देखो कि जो फोरगट है वो तो एक्टोडर्म से बनता है, मिडगट एंडोडर्म से और हाइंडगट किसका बना? एक्टोडर्म का। ठीक अपने में भी ऐसा ही होता है। अपनी एलिमेंट्री कैनाल को भी बड़े लेवल पर अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरा वो क्रेश कोर्स में मैंने डाइजेशन वाला लेक्चर अपलोड कर रखा बच्चों, आप लोगों के लिए भी है, उसको देखकर रिवाइज कर लेना। उसमें बताया अपन ने कि स्टार्ट वाला पार्ट स्टोमोडियम, बीच वाला मेसेंट्रोन, लास्ट वाला प्रोक्टोडियम। वही 3 नाम होते हैं फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अपने में भी पहला पार्ट एक्टोडर्म का, बीच वाला एंडो, लास्ट वाला किसका बना? एक्टोडर्म। सेम ही बच्चों। अब जो एक्टोडर्म है वो क्यूटिकल बनाता है, तो एक्टोडर्म जहां होगा वहां बच्चों अंदर क्यूटिकल की एक परत होती है, क्यूटिकल की एक हार्ड टाइप उसका कवरिंग है कार्बोहाइड्रेट का। एंडोडर्म क्यूटिकल को फॉर्म नहीं करती, एक्टोडर्म से क्यूटिकल बनती है। ये समझाऊंगा मैं अभी आगे क्या काम है इसका। तो जहां एक्टोडर्म है वो तो क्यूटिकल का स्तर बनाती है, क्यूटिकल की लेयर बनाएगी, बट एंडोडर्म है वहां क्यूटिकल की कवरिंग नहीं बनती है बच्चों। 2-1 साल पहले नीट में पूछा भी था किस पार्ट में क्यूटिकल नहीं होती। अब जो फोरगट है इसके बाद, तो फोरगट में बच्चों सबसे स्टार्ट में तो अपन ने माउथ लिया, मुंह खाता है, माउथ एंटर करेगा बकल कैविटी या माउथ कैविटी में, मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, अपने वाली पार्ट ले लो, फेरिंक्स के बाद बच्चों ईसोफेगस, ग्रशिका, ईसोफेगस के बाद एक आता है यहां थ्रोट, और थ्रोट के बाद आता है इजार्ड। 2 नए नाम देख लो। तो मुख ये फोरगट के भाग है, सबसे पहले माउथ, माउथ खुला माउथ कैविटी में, फिर आ गई फेरिंक्स, ग्रसनी, ग्रसनी किसमें खुली? ग्रशिका, ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रोप, और क्रोप से फिर किसमें आ गया? इजार्ड। 2। और ये भी बच्चों लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन सीधा सा आया था कि आर नाम के भाग, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कोकरो से एक क्वेश्चन आता है। तो ये पार्ट थे माउथ, माउथ कैविटी, फेरिंक्स, ईसोफेगस, अपने जैसे। अपने में ईसोफेगस खुलता है, स्टमक आमाशय में, कोकरोच में बच्चों स्टमक की जगह है क्रोप, और बाद में आती है गिजार्ड। गिजार्ड को हिंदी में क्या बोल सकते हो? पेशड़ी। याद आएगा? बर्ड्स में, एवीज में लिखवाया था आपको, बर्ड्स में भी ये दोनों चैम्बर मिलते हैं, क्रोप और गिजार्ड। गिजार्ड का काम वही था, फूड को ग्राइंड करना, भोजन को पीसना, वही यहां फंक्शन रहेगा इस फोरगट में। अब बच्चों ये जो क्रोप है पहले से बता देता हूं, क्रोप, और एक वर्ड अपन ने लिखा इजार्ड। क्रोप और इजार्ड पार्ट फोरगट के हैं। क्रोप तो एक्चुअल में इसमें तो डाइजेशन होता है, वो जो हिपेटिक सी का लिखाया था ना कि नाल, उसके जो एंजाइम है वो क्रोप में आएंगे, वहां आके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एक बड़ा चौड़ा पार्ट है, आमाशय की तरह होता है। और गिजार्ड जो है इसमें 6 क्यूटिकल और काइटिन के बने दांत बच्चों पाए जाते हैं, और साथ में सर्कुलर मसल्स होती है। तो क्रोप अपने में आमाशय, इनमें क्रोप, पक्षियों में भी क्रोप। क्रोप में हिपेटिक सीका वाले एंजाइम आएंगे जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे, पचाएंगे। ये चौड़ा भाग होता है इसका। और गिजार्ड जिसको अपन ने पेस्ट्री बोला, ये काम ही भोजन को पीसना बच्चों। इसमें पीसने के लिए 6 क्यूटिकल और काइटिन के बने दांत है, और साथ में मसल्स, मांसपेशियां भी होती है। उस वजह से गिजार्ड मूव करेगा और फूड को ग्राइंड करता है, पीसता है। तो गिजार्ड का फंक्शन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, भोजन को क्या करना? पीसना। समझ गए? देन अपन मिडगट पे आते हैं बच्चों। मिडगट इसका मध्य वाला पार्ट है जिसमें एंडोडर्म है, एंडोडर्म से बनता है, उसमें क्यूटिकल नहीं होती। मिडगट में यहां कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक बोले तो सहजीवी सूक्ष्म जीव, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं जो एक एंजाइम रिलीज करते हैं बच्चों, सेलुलेज। और ये जो सेलुलेज एंजाइम है इसका काम वही खरगोश में भी आता है, रैबिट में भी। सेलुलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? सेलुलोज को। तो जो इसका मिडगट वाला पार्ट है, मध्यांतर वाला भाग है,
उस मिडगट में सहजीवी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, जहां कौन सा एंजाइम आएगा, सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं। और सेलुलोज का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। किसका पाचन करना, सेलुलोज का। सेलुलोज ये क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो मिडगट में ये बैक्टीरिया जो सेलुलोज एंजाइम को डाइजेस्ट करते हैं। लास्ट इसका बच्चों जो आहारनाल का पार्ट है वो क्या कहलाया, हाइंडगट, पश्चांतर। इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, एक पार्ट में लिखता हूं कोलन और रेक्टम। इलियम, कोलन और रेक्टम। इलियम को क्षुधांतर बोलते हैं, कोलन बृहदांतर और रेक्टम मलाशय। रेक्टम जो है मलाशय बच्चों, इसमें 6 रेक्टल पेपिला प्रेजेंट है जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, पराशरण नियमन। ऑस्मो रेगुलेशन बच्चों क्या होता है, पराशरण नियमन। आपने किडनी करती है ना, तो रेक्टल पेपिला को हिंदी में बोल दिया मलाशयी अंकुरक। तो आहारनाल का जो तीसरा पार्ट है, जिसे क्या नाम दिया, हाइंडगट, पश्चांतर। इसके फिर 3 पार्ट है, सबसे आगे इलियम, बीच वाला कोलन जिसको मध्यांतर बृहदांतर बोलते हैं बच्चों, और रेक्टम हो गया मलाशय। मलाशय में क्या, 6 रेक्टल पेपिला, 6 मलाशयी अंकुरक उपस्थित होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियमन। पराशरण नियमन क्या होता है, वाटर मेंटेन, वाटर बैलेंस करना, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब एक्सक्रीट करना। तो पानी का बॉडी में जो बैलेंस है, सॉल्ट और वाटर का जो बच्चों बॉडी में बैलेंस है, वो कहलाता है ऑस्मो रेगुलेशन, पराशरण नियमन। तो 6 2 जगह गए बच्चों, 6 इसमें 6 तो क्या है, रेक्टल पेपिला, और 6 ही गिजार्ड में क्या थे, क्यूटिकल के ताम, लाइक स्ट्रक्चर। ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। और गिजार्ड को वैसे प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। गिजार्ड का नाम ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको बच्चों। गिजार्ड का ही वर्ड है प्रोवेंट्रिकुलस, अगर मध्यांतरी कहता है। अब एक सिंपल से डायग्राम से मैं इसी एलिमेंट्री कैनाल को बता देता हूं, बस इसके बच्चों पार्ट आ जाते हैं। जनरली तो कोकरोच से जो एक क्वेश्चन आता है ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो मैं एनसीईआरटी तो करवा ही रहा हूं अपने नोट्स में, कुछ अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बच्चों आपको ऐड करवा देता हूं, साथ साथ करवा रहा हूं। जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल, इसमें अपन इसके 3 पार्ट मान लेते हैं, स्टार्ट टू लास्ट। अब एलिमेंट्री कैनाल में मान लो 3 इक्वल पार्ट है बच्चों। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो तो आ गया फोरगट, मिड पार्ट इसका मिडगट, और लास्ट वाला हाइंडगट। अब जो यहां है फोरगट और इसके जॉइंट पे, यहां बच्चों ये लगे हुए हैं हिपेटिक सीका, और जो इस वाले जॉइंट पे हैं ये माल यूज यहाँ होती है, वाल्व यहाँ है, इसको तो कंसीडर कर लें माउथ। ये वाला पार्ट बच्चों फोरगट, इसको मान लिया मिडगट, ये वाला हाइंड, तीनों बराबर 1/3 पार्ट होते हैं। अब फोरगट में बच्चों एक्टोडर्म था ना, एक्टोडर्म था तो क्या बना रहा था, क्यूटिकल। वल्नर जो ये लेयर है, ये वाली लेयर यहाँ किसकी है, क्यूटिकल की है। ये लेयर भी क्या है, क्यूटिकल, बट मिडगट में क्यूटिकल की कवरिंग नहीं होती। क्यूटिकल बच्चों प्रोटेक्शन, सुरक्षा देखो किससे क्या देगी, ये बीच में वाल्व यहाँ, इसको बोल देंगे स्टोमोडियल वाल्व। वाल्व बोले तो कपाट, कपाट वाल्व का फंक्शन वही है, फूड को जाने तो देगा लेकिन फूड या भोजन को पुनः बैकफ्लो वापस आने से रोकता है। ये जो यहां है दैट्स कॉल्ड हिपेटिक सीका, ये यहां जो आती है कीटों में इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या थी,
मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये फाइनल जो कोर है उसको मान लो एस। तो देखो दो नाम लिखे मैंने, हेपेटिक सिका, इसकी पोजीशन पूछे तो हेपेटिक सिका कहाँ होगी, फोरगट और मिडगट के जॉइंट पर, जहां अग्रांतर और मध्यांतर का जो संधि स्थल है इस जॉइंट पर बच्चों कौन है, हेपेटिक सिका। ठीक ऐसे ही मिडगट और हाइंडगट, मध्यांतर और पश्चांतर का जो संधि स्थल है, जो जॉइंट है, जो जंक्शन है, वहां बच्चों कौन है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स, मैलपीजियन नलिकाएं। तो ये तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है और हेपेटिक सिका डाइजेशन के लिए क्या रिलीज करेगी, एंजाइम। और ये फोरगट और मिडगट के बीच का एक वाल्व कौन सा है, स्टोमोडियल वाल्व। वाल्व का फंक्शन वही, फूड के बैकफ्लो को, पुनः प्रवाह को रोकना। आ सकता फूड जा नहीं सकता। अब ये जो क्यूटिकल वाली बात की वो देखो कि जैसे मान लो कॉकरोच फीडिंग की, ओमनिवोरस होता है, बताया था ना, सर्वाहारी है, सब कुछ खाता। मान लो कॉकरोच ने छोटे कॉकरोच को खाया है कैनाबैलिज्म में, अब उस कॉकरोच में जो विंग्स है, उसकी जो लेग्स है, या यूं कहें तो जो भोजन के तीखे कण है, पॉइंटेड फूड पार्टिकल्स, उन तीखे कणों से एलिमेंट्री कैनाल डैमेज ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उसे बचाने का काम किसका है, क्यूटिकल का। तो जो क्यूटिकल की अंदर वाली लेयर है, ये तीखे भोज्य कणों से एलिमेंट्री कैनाल को बचाती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम पॉइंटेड फूड पार्टिकल्स। लेकिन बच्चों मिडगट में तो क्यूटिकल की कवरिंग नहीं है, फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही भोजन कहां आया, मिडगट में आया, मध्यांतर में आया, मिडगट में आते ही उन पॉइंटेड फूड पार्टिकल्स के चारों ओर मिडगट एक मेम्ब्रेन रिलीज करता है। मध्यांतर में फूड आते ही फूड पार्टिकल्स के चारों ओर क्या रिलीज हुई, एक झिल्ली, मेम्ब्रेन, इसको नाम देते हैं पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, परिपोषक झिल्ली। तो हमने क्या बताया, फूड के मिडगट में आते ही मिडगट स्वयं, मिडगट खुद, मिडगट का आरंभिक भाग कार्डिया जिसको बोलते हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स के चारों ओर क्या रिलीज करेगा, एक मेम्ब्रेन, जिसे बच्चों क्या बोला, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, परिपोषक झिल्ली। अब इस झिल्ली का काम क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये जो मेम्ब्रेन है ये मिडगट को प्रोटेक्ट करती है उन पॉइंटेड फूड पार्टिकल्स से। तो ये झिल्ली उन भोज्य कणों से मध्यांतर की सुरक्षा करेगी, क्योंकि मिडगट में क्यूटिकल नहीं है। समझ गए। और ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन बच्चों पूछ ले तो बनी होती है प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन की। किसकी बनी है, प्रोटीन और ग्लाइकोजन की। ये अपने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें अपन ने बात कर ली एलिमेंट्री कैनाल और साथ में उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसमें एक तो आ गया क्या, सलाइवरी ग्लैंड जो ग्रशिका के समीप है। अब जैसे डायग्राम देखो, इसमें ग्रशिका ऐसे पार्ट में होता है, ये अपन इसमें बात कर लें। जैसे इसका जो बड़ा फुला हुआ पार्ट है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोप बोलते हैं। और क्रोप के साथ ही ये आ गया इसोफेगस, क्रोप और इसोफेगस। तो ये जो क्रोप है, इसोफेगस और क्रोप, तो ग्रशिका से फिर अपन कहां गए, क्रोप में। तो ग्रशिका के पास देखो तो ये माउथ है, माउथ से फेरिंक्स, इसोफेगस और क्रोप, यहीं पर ये पेयर्ड, ये सलाइवरी ग्लैंड होती है, लाल ग्रंथियां जो इस इसोफेगस के समीप है, जो सलाइवा या लार को स्रावित करती है बकल कैविटी में, मुख कुआं में। अपनी तरह वो भी बकल कैविटी में आता है, इसको लार कुंड हिंदी में नाम दे रखा है, रिजर्वोयर पार्ट है, रिजर्वोयर पार्ट में उस सलाइवा को स्टोर करते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में बच्चों बता रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। डाइजेशन के बाद कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करेंगे कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो जैसे कि अपन आर्थ्रोपोडा में बता दे रहा हूं ना, कॉकरोच पढ़ने से पहले एक बार रीडिंग लगा लेना किसकी, आर्थ्रोपोडा फाइलम की।
वहां बच्चों बताया अपन ने कीटों में, इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, तो वहां लिखाया था ट्रेकिया, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, श्वास नलियों का जाल या श्वसन नलिकाएं, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। तो जो कॉकरोच या कीटों के श्वसनांग होते हैं वो ट्रेकिया का जाल कहलाते हैं या रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स, श्वसन नलिकाएं। जबकि बिच्छू में याद करो बुक लंग्स बताए थे, लिमुलस में लिखाए थे बुक गिल्स, जबकि इंसेक्ट में ट्रेकिया का नेटवर्क या रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स। ये श्वसन नलिकाएं बच्चों, इनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीधे से डायग्राम से बच्चों को समझ लें। कॉकरोच में ऐसे ट्रेकिया की नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होता है। इस ट्रेकिया के बच्चों फिर छोटी छोटी शाखाएं, स्मॉल ब्रांचेस, जो डायरेक्ट टिश्यू या सेल्स के कांटेक्ट में रहती है। इसकी जो आउटरी कवरिंग है स्पोर को बोलते हैं स्पाइरेकल। यहां अपन मान लेंगे एपिडर्मिस है, ट्रेकिया में छल्ले होते हैं बच्चों, रिंग्स, साथ में यहां वाल्व और स्पाइन। तो जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया से बना है। इस वाले पोर को तो बोल देंगे स्पाइरेकल, श्वास रंध्र, स्टिग्मेटा भी बोलते हैं। ये वाली जो ट्यूब है ये एक्चुअल में इसकी बच्चों क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया में आ गए ट्रेकियल रिंग्स, छल्ले, अपने में भी होते हैं ना छल्ले। फिर ट्रेकिया की जो ब्रांच है इसको बोलेंगे ट्रेकियोल, जो डायरेक्ट किसी सेल्स और टिश्यू के कांटेक्ट में होती है। ये बच्चों कहलाएगी वाल्व या स्फिंक्टर। स्फिंक्टर अपन बोलते हैं अवरोधिनी कपाट। ये है सिंसिशियल एपिडर्मिस। अब स्ट्रक्चर में देखो सीधा सा है कि सबसे पहले जो कॉकरोच हवा, हम भी बच्चों जब सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं तो हवा किससे अंदर जाती है, सबसे पहले नोस्ट्रिल बोलते हैं ना, ये दो बाह्य नासा रंध्र, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ठीक ऐसे ही कॉकरोच में जो हवा आएगी वो किसके थ्रू, स्पाइरेकल, श्वास रंध्र, जो नोस्ट्रिल के समान होते हैं, लाइक नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या है, अपने नासा रंध्र। तो अपने नोस्ट्रिल के समान कॉकरोच में क्या है बच्चों, स्पाइरेकल होती है। ये कॉकरोच में 10 पेयर्स है, 10 जोड़ी, जबकि अपने में नासा रंध्र होते हैं 1 जोड़ी, 2। 10 पेयर्स है बच्चों। जो 2 पेयर्ड है वो तो होते हैं थोरैक्स में, वक्ष में, और बचे हुए जो 8 पेयर्ड है वो होते हैं एब्डोमेन में। तो टोटल श्वास रंध्र कितने, 10 पेयर्ड, उसमें से 2 पेयर्ड कहां, थोरैक्स में, वक्ष में, बचे हुए 8 जोड़ी कहां, एब्डोमेन में। मतलब हेड, सिर में कोई श्वास रंध्र या स्पाइरेकल नहीं होता। और जनरली बच्चों में जो स्पाइरेकल है वो प्लूराइड पर होते हैं। प्लूराइड बोलो, स्क्लेराइड याद आया, कॉकरोच के सेगमेंट का कवरिंग स्क्लेराइड। स्क्लेराइड के 3 नाम थे, डोर्सल में टर्गाइड, वेंट्रल स्टर्नाइड, पार्श्व में प्लूराइड। तो जो लेटरल साइड है इसे बच्चों प्लूराइड बोलते हैं। इसी प्लूराइड पर वो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, पोर होते हैं, जिन्हें क्या बोल दो, स्पाइरेकल, स्टिग्मेटा, श्वास रंध्र। फिर स्पाइरेकल जिस नली में खुले, ये नली, इसे क्या बोला, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में देखो बच्चों, ये आ गए ट्रेकिया के छल्ले, रिंग्स। अब रिंग्स का काम, इन छल्लों का काम अपने में क्या था, वही ट्रेकिया को पिचकने से रोकना। लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां जो रिंग्स है वो कंप्लीट होते हैं
पूर्ण होते हैं, जबकि अपने में छल्ले कैसे थे? इनकम्प्लीट, अपूर्ण, सी शेप्ड, सी आकृति के। कंप्लीट के साथ साथ ये बने होते हैं काइटिन के, तो वो तो फिक्स ही है। इंसेक्ट में, कीटों में, आर्थ्रोपोडा में लगभग सब कुछ किसका बना होता है? काइटिन का। तो इंसेक्ट के रिंग्स कंप्लीट है, काइटिन से बने हैं, काम वही है। ट्रेकिया को कोलैप्स, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ट्रेकिया को पिचकने से रोकना, जो ह्यूमन में भी होते हैं। बट अपने छल्ले बच्चों डिफरेंस ध्यान रख लेना, आपके छल्ले इनकम्प्लीट, अपूर्ण, और किसके बने? दिमाग के घोड़े दोहराओ। अपने जो छल्ले हैं वो कार्टिलेज से बने होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज, जो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा। जबकि कीटों के छल्ले बच्चों किसके? काइटिन से, अपने में कार्टिलेज से। अब ट्रेकिया की जो ब्रांच है, ट्रेकिया फिर छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हुआ बच्चों। उन छोटी ब्रांच को क्या बोला? ट्रेकियोल्स। फिर वो डायरेक्ट सेल्स और टिश्यू के कांटेक्ट में आ गई। यहाँ ये वाल्व या अवरोधिनी है जो गैसेज एक्सचेंज को कंट्रोल करेगी, गैसों के विनिमय को कंट्रोल करती है। देखो कैसे। और जो ट्रेकिया की कवरिंग है वो सिंसिशियल एपिडर्मिस, अभी अधिचर्म। सिंसिशियल का मतलब देखो बहुकेंद्रक की है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, जहां केंद्रक एक से ज्यादा होता है वो बच्चों सिंसिशियल। जैसे रेखित पेशियां, स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलंटरी मसल्स कैसी थी? सिंसिशियल। केंद्रक न्यूक्लियस एक से ज्यादा, वो सिंसिशियल। अब मान लो ये जब सांस लेता तो कैसे? मान लो ब्रीदिंग बच्चों की, तो एटमॉस्फेयर से इसने क्या ग्रहण कर ली? ऑक्सीजन। अब O2 आई कहां से? स्पाइरेकल से। स्पाइरेकल से O2 किसमें आई? ट्रेकिया। ट्रेकिया से O2 कहां गई? ट्रेक्यूल। ट्रेक्यूल से सीधे कहां चली गई? सेल्स में। अब सेल्स में जो CO2 बनी है वो भी इसी पाथ से होती है, कहां चली गई? बाहर। तो कहने का मतलब एक चीज ये भी ध्यान रख लो, आर्थ्रोपोडा में भी बताई थी, इंसेक्ट में ब्लड, रक्त गैसों का विनिमय नहीं करता, ब्लड गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि बच्चों इंसेक्ट के ब्लड में हीमोग्लोबिन या पिगमेंट नहीं होता। और जब पिगमेंट नहीं है तो ब्लड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, तो गैसेस ऑटोमेटिकली अपने आप बिना ब्लड के क्या होगी? एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट होगी। तो अगर आपसे बोले कि कॉकरोच की बॉडी में से सारा ब्लड निकाल भी दें तो क्या O2 या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा? तो अपना आंसर होगा नो, नहीं, ब्लड का कोई रोल नहीं होता। अब ये जो बच्चों वाल्व बनाया है ना अवरोधिनी, ये वाल्व ऐसे है, ये वाल्व है। अब मान लो वाल्व जब तक ओपन है, खुला हुआ है, तब तक तो गैसेस का एक्सचेंज होगा, और मान लो वाल्व या स्फिंक्टर बंद हो गया, ऐसे बंद हो गया तब गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा। तो वाल्व का काम है गैसेस के एक्सचेंज को, गैसों के विनिमय को नियंत्रित, कंट्रोल करना। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। अब इसमें एक दो बातें कि कॉकरोच में बच्चों टोटल 10 स्पाइरेकल्स थे, उनमें जो फर्स्ट एंड थर्ड पेड स्पाइरेकल है, फर्स्ट और कौन सा? थर्ड पेड स्पाइरेकल्स वो ऑलवेज ओपन होते हैं। ऑलवेज ओपन का मीन है इनमें वाल्व नहीं होता। तो टोटल कितने स्पाइरेकल है? 10 पेयर। इसमें से पहला और तीसरा जो स्पाइरेकल है वो हमेशा खुले रहते हैं, हमेशा इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ बीच में वाल्व नहीं होंगे। जब वाल्व नहीं है तो ऑलवेज ओपन। ये एक्सपायरेशन CO2 के निष्कासन में सहायक होते हैं। एक बच्चों कॉकरोच की जो बॉडी वॉल है, कॉकरोच की देह भित्ति, वो CO2 के लिए परमिएबल होती है, परमिएबल फॉर CO2। तो कॉकरोच की देह भित्ति CO2 के लिए अत्यधिक पारगम्य है। तो ऐसा भी बोल देते हैं कि जो कॉकरोच की बॉडी वॉल है, देह भित्ति है, ज्यादातर बच्चों जो CO2 है वो इस बॉडी वॉल के थ्रू ही बाहर चली जाएगी।
मैक्सिमम CO2 का जो निष्कासन है, एक्सपेल है, वो किससे हो जाएगा? बॉडी वॉल से, देह भित्ति से, क्योंकि बॉडी वॉल CO2 के लिए हाईली परमिएबल, उसी से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन मान लो बन जाए, आपको बोल दिया कि अगर स्पाइरिकल को ब्लॉक कर दें, श्वास रंध्रों को अवरुद्ध कर दिया जाए, तो मेनली कौन सी प्रोसेस अफेक्टेड होगी? इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन? अंतर श्वसन प्रभावित हुआ कि बहिश्वसन? तो बच्चों आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंस्पायरेशन, अंतर श्वसन, बिकॉज CO2 बाहर जाना एक्सपायरेशन है, और CO2 तो किससे बाहर जा सकती है? बॉडी वॉल से, क्योंकि देह भित्ति CO2 के लिए अत्यधिक पारगम्य या तो परमीएबल। समझ गए ना? चलो, ये भी आ जाता है कि कॉकरोच का हेड, सिर, अगर कॉकरोच के सिर पे बच्चों मान लो वैक्स लगा दिया, वैसेलीन, मोम लगा दी, या सिर को कट कर दिया, तो श्वसन पर कोई असर पड़ेगा क्या? ब्रीदिंग पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेड पार्ट पर कहीं कोई स्पाइरिकल नहीं होता। जो 10 पेड स्पाइरिकल्स थे, उनमें 2 पेड तो थोरैक्स पे थे, बचे हुए 8 पेड एब्डोमेन पे। तो अगर सिर पे मोम लगा दे, वैसेलीन लगा दे, तो ब्रीदिंग अनअफेक्टेड, ब्रीदिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलें, ये आ गया कॉकरोच में बच्चों क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगला बच्चों का पॉइंट है कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, परिवहन तंत्र। अब बच्चों आर्थ्रोपोडा है, तो इंसेक्ट में परिसंचरण कैसा होगा? ओपन, खुला, क्योंकि क्लोज के आपको 3 एग्जांपल बताए थे एनिमल किंगडम में, मैं फिर बता देता हूं। एनेलिडा, कोर्डेटा और मोलस्का का एक क्लास आई थी सिफेलोपोडा, उनमें कैसा था? क्लोज, बाकी सब में बच्चों ओपन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां भी इसके 3 पार्ट जैसे अपन ने कर दिए, एक हार्ट, एक कॉकरोच का ब्लड, एक कॉकरोच की ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी को अपन ने 3 पार्ट में बता दिया, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो हार्ट में बच्चों कॉकरोच इंसेक्ट के हार्ट में कितने चैम्बर? 13 चैम्बर, 13 कक्षीय हृदय, जबकि अपने हार्ट में चैम्बर होते हैं 4, 2 ओरिकल, 2 वेंट्रिकल। हार्ट में इनका जो हार्ट है बच्चों न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक बोले तो तंत्रिका जनित, तंत्रिका जनित आता ना, ऐसा हार्ट जिसमें धड़कनें स्टार्ट कौन करे? न्यूरॉन तंत्रिका। जबकि अपना हार्ट कैसा है? मायोजेनिक, जिसमें हार्ट बीट कौन स्टार्ट करेगी? मसल्स। मायो का मीन ही बच्चों किससे लो? मसल से, जबकि यहां वो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? न्यूरॉन की। अपने हार्ट बीट पर मिनट बच्चों 72, यहां पर मिनट हार्ट बीट होती है 49। 1 मिनट में कॉकरोच का हार्ट कितनी बार बीट करेगा? 49 टाइम्स। हार्ट से मसल्स भी अटैच होती है, इनको बोलते हैं एलेरी मसल्स, हिंदी में नाम है पक्षाकार पेशियां। तो हर चैम्बर से एक जोड़ी एलेरी मसल्स अटैच्ड होती है। अपने हार्ट में बच्चों कौन सी मसल थी? कार्डियक मसल्स। यहां कौन सी है? एलेरी या तो पक्षाकार पेशियां मसल्स है, बट फिर भी हार्ट न्यूरोजेनिक है। हार्ट बीट, धड़कनें स्टार्ट कौन करेगी? न्यूरॉन तंत्रिका। हार्ट में बच्चों अब देखो हार्ट कहां, ये भी क्लासिफिकेशन में बता रखा है। अपना हार्ट वेंट्रल और नॉन कोडेड में हार्ट डोर्सल। तो हार्ट की पोजीशन है मिड डोर्सल सरफेस। तो जो हृदय होगा वो मध्य पृष्ठ सतह पर, जैसे अपने में जिधर बैकबोन रीढ़ के लिए ना, उस तरफ उसी डोर्सल सेगमेंट में हार्ट होता है, मिड डोर्सल, मध्य पृष्ठ सतह। ट्यूबुलर होता है, नलिका रूपी ट्यूब के जैसा ट्यूबुलर हार्ट है, नलिका रूपी हार्ट है। और हार्ट में बच्चों जो ब्लड फ्लो होगा
रक्त का प्रवाह है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर होता है। ये भी देखो, तो फिर से एक बार सुन लो कि जो कॉकरोच का हार्ट है उसमें चैम्बर कितने 13 कक्षीय 13 चैम्बर। हार्ट के साथ न्यूरोजेनिक हार्ट बीट स्टार्ट कौन करेगी तंत्रिकाएं। हार्ट बीट कितनी 49 पर मिनट। हार्ट से अटैच्ड मसल्स कौन सी बच्चों एलरी या पक्षाकार पेशियां। हार्ट किधर होगा बॉडी की मिड डोर्सल मध्य पृष्ठ सतह पर, जबकि अपने में हार्ट कहां है वेंट्रल। नलिका रूपी हार्ट में ट्यूबुलर है और हार्ट में ब्लड का फ्लो हृदय में रक्त का प्रवाह है इनमें होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर पश्च से अग्रभाग की ओर। ये भी एक डिफरेंस है वैसे कि अपन जो कोर्डेट है ना कोर्डेट में बच्चों जो बॉडी की मेन ब्लड वेसल्स है शरीर की मुख्य रक्त वाहिनी अपने में होती है डोर्सल एरोटा महाधमनी, उसमें ब्लड बहता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर अग्र से पश्च। जबकि नॉन कोर्डेट की जो मेजर ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड बहेगा पोस्टीरियर टू एंटीरियर। इसको ऐसे सीधा याद रख लो कि कोर्डेटा की मुख्य रक्त वाहिनी मेजर ब्लड वेसल्स में ब्लड कैसे बहेगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, सब में नहीं मेन में। और नॉन कोर्डेट में वो फ्लो करता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर। ये ब्लड फ्लो की डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। ये पहला इसमें हार्ट। दूसरा ब्लड की बच्चों बात करें तो इंसेक्ट का ब्लड कैसा है कलरलेस रंगहीन हुआ ना, क्योंकि कलर के लिए तो कौन चाहिए पिगमेंट। इसमें इस ब्लड में पिगमेंट नहीं होते, वर्णक नहीं होते। वर्णक जैसे अपने में कौन है हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो रक्त कैसा रंगहीन। और रंगहीन रक्त को बच्चों क्या बोलते हैं हीमोलिम्फ कहलाता है। रुधिर लसिका इसका नाम है। ऐसा ब्लड जिसमें पिगमेंट नहीं हो वो क्या कहलाएगा हीमोलिम्फ कहलाता है। और इस ब्लड में जैसे आरबीसी तो नहीं होती, आरबीसी तो ब्लड में होती नहीं बच्चों, यहां प्लाज्मा होता है और कुछ सेल होती है जैसे हीमेटोसाइट। डब्ल्यूबीसी की जैसी सेल होती है हीमेटोसाइट, साइट का मतलब ही सेल। और ये सेल बच्चों फैगोसाइटिक होती है, पक्षाणविक प्रवृत्ति से रिलेटेड होती है और थक्का बनाने में सहायक है। तो जो ब्लड है वो कॉकरोच का ब्लड कैसा है कलरलेस रंगहीन, क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट या वर्णक नहीं होता। और इस रंगहीन रक्त को क्या बोलते हो हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ कहलाता है। और इस रक्त में आरबीसी तो है नहीं, ना हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी है, प्लाज्मा है और एक ब्लड में सेल होती है जिसे क्या नाम दिया हीमेटोसाइट। ये बच्चों डब्ल्यूबीसी की तरह होती है जो फैगोसाइटिक पक्षाणविक बैक्टीरिया को खत्म करती है, फैगोसाइट करती है और क्लोट थक्का बनाने में भी सहायक है। ये इसका पार्ट ब्लड, हालांकि ब्लड गैसों का परिवहन नहीं करेगा। अब एक ब्लड में शुगर भी याद रख लेना, इसका जो प्लाज्मा है ना इसके ब्लड में शुगर बच्चों में दिखा देता हूं अलग से। कीट जो इंसेक्ट है इनके ब्लड में ट्रिहेलोज शुगर होती है, वर्ड लिखा है मैंने ट्रिहेलोज शुगर। ये इंसेक्ट के ब्लड का एक फीचर है ट्रिहेलोज शर्करा। एक बच्चों डाइसैकेराइड होती है जो कीटों के ब्लड में प्रेजेंट, बायोमोलिक्यूल में बता रखा है ना ट्रिहेलोज शुगर। तो पहला पार्ट हार्ट, दूसरा ब्लड, तीसरा जो बच्चों सर्कुलेटरी का पार्ट है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। ब्लड वेसल्स अल्प विकसित है, पुअरली डेवलप, टोटल ब्लड वेसल्स 6 होती है। अब चूंकि बच्चों खुला ओपन सर्कुलेशन है तो ओपन में कैपिलरी नहीं होती, तो पूरी बॉडी में टोटल 6 ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें एक वो सबसे आगे का इंटीरियर एरोटा होता है, अग्र महाधमनी जो हार्ट का चैम्बर भी मान लेते हैं इसको, और अल्प विकसित है। ओपन में कैपिलरी केशिकाएं नहीं होती, केवल क्लोज में मिलती है। और टोटल ब्लड वेसल्स की संख्या कितनी 6।
जैसे 6 तीसरी बार आ गया। गिजार्ड में क्यूटिकल के टिथ दांत भी कितने? 6। रेक्टम में जो पेपिला थे वो भी 6 और टोटल ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियां भी कितनी? 6। ये सर्कुलेटरी में 3 पार्ट, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब जैसे हार्ट का ऐसे एक डायग्रामेटिक बता रखा बच्चों, हार्ट में जो ऐसे चेंबर होते हैं, ऐसे जो कोकरोच का हार्ट है इसमें 13 चेंबर होते हैं और हर चेंबर के पास जो माइन्यूट पोर होते हैं, 2 चेंबर जो कनेक्टेड होते हैं यहां भी। इनसे जो अटैच्ड मसल्स है हार्ट के हर चेंबर से पेयर्ड एक जोड़ी एलरी मसल्स कनेक्ट होती है। इनको तो मान लेंगे अपन, ये तो एलरी मसल्स है, ये चेंबर ऑफ हार्ट है। अच्छा, हार्ट के 13 चेंबर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इन पोर को बच्चों नाम देते हैं ओस्टिया। ये वाला पोर होता है वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो हार्ट में देखो बच्चों ब्लड, अब इन ओस्टिया से, ओस्टिया भी पहले आया था, पोरीफेरा फाइलम में याद कर लो। पोरीफेरा जो स्पॉन्ज थे उनमें बॉडी में पानी, वाटर कहां से आ रहा था? ओस्टिया से। ठीक वैसे ही हर चेंबर के पास, हार्ट के प्रत्येक चेंबर के पास ऐसे 2 पोर है दोनों साइड में, जिनको क्या नाम दिया? ओस्टिया। और इसी ओस्टिया से बच्चों ब्लड हार्ट में एंटर करता है। पोरीफेरा में पानी, यहां ब्लड, तो ब्लड एंटर करेगा किससे? ओस्टिया से। फिर ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर बहेगा और 2 हार्ट के चेंबर जिससे कनेक्ट होते हैं वो विलय पट, वेंट्रिकुलर सेप्टा इसको बोलते हैं। और हर हार्ट से ये एक जोड़ी क्या जुड़ी हुई है? एलरी मसल्स। और एलरी मसल्स के साथ ये याद कर सकते हो बच्चों, हार्ट के पास कुछ स्पेशल सेल्स भी यहां होती है। इन सेल्स को नाम देते हैं नेफ्रोसाइट। साइट पीछे लग गया ना, साइट का मतलब ही क्या हुई? सेल। तो नेफ्रो, नेफ्रो का मतलब नेफ्रॉन से वर्ड आ रहा है, नेफ्रॉन किडनी। तो ये जो सेल है जो हार्ट चेंबर से पास होती है, उनसे अटैच होती है, इनके 2 काम है। एक तो बच्चों ये हार्ट बीट को कंट्रोल करती है और दूसरा यूरिक एसिड का संचय करती है। इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कीट किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का संचय इसलिए उत्सर्जन में भी सहायक है, नेफ्रो एक्सक्रीशन, और हार्ट बीट का कंट्रोल, धड़कन का नियमन भी करती है जो हार्ट के पास। ये अपने कोकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट आ गया 13 चेंबर, उसकी मसल्स बच्चों इंपॉर्टेंट, एलरी मसल्स। हार्ट के हर चेंबर के पास 2 पोर, ओस्टिया जहां से ब्लड हार्ट में एंट्री लेगा। देन हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, पर मिनट 49 टाइम्स बीट करता है, धड़कता है। ब्लड इनका कलरलेस है, जिसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। कोई पिगमेंट नहीं होता, चूंकि पिगमेंट नहीं है इसलिए बच्चों ये ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो ब्लड हटा दो तब भी गैसेस ट्रांसपोर्टेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा ब्लड वेसल्स, और यहाँ ओपन टाइप का सर्कुलेशन। चले आगे। तो डाइजेशन हो गया, कॉकरोच में रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। अगला बच्चों कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम। उत्सर्जी तंत्र, कॉकरोच एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहली चीज तो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट है तो एक्सक्रीशन किसका करेंगे? यूरिक एसिड का बच्चों। और जो यूरिक एसिड का करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोकैलिक। तो ये एक्सक्रीट करेंगे किसका? यूरिक एसिड का। तो अब आपको पता है यूरिक एसिड वाले 4 होते हैं। 4 कौन से हैं? तो याद रखने के लिए रिप्स वर्ड यूज कर लेते हैं ना। इससे याद रख सकते हो आप, आर से रेप्टिलिया, आई से इंसेक्ट, बी से बर्ड्स, एस से स्नेल, घोंघा। ये 4 ऐसे हैं जो बच्चों किसका एक्सक्रीशन करते हैं? यूरिक एसिड।
इसलिए क्या कहलाए, यूरिकोडेन। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे मेन और पहला तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, इंसेक्ट का सबसे मुख्य उत्सर्जी संरचना क्या है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। के अलावा बच्चों इसमें आती है फैट बॉडी, वसाकाय, एक में लिख दूं ओडिवोल, वो नेफ्रोसाइट भी, एक यूरिकोज ग्लैंड। तो कॉकरोच की बॉडी के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अलग अलग उत्सर्जी संरचनाएं हैं, और चूंकि कॉकरोच इंसेक्ट है बच्चों, तो एक्सक्रीशन किसका करेगा, यूरिक एसिड का। अब मेन तो इसमें कौन है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, मैल्पीजियन नलिका, इसी पे अपन डिटेल में बात करते हैं। तो इनकी बच्चों नलिकाओं की कुल संख्या तो है 100 से 150 मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती है, जो येलो कलर्ड की स्ट्रक्चर है। और अभी पीछे चित्र में बताया था ना, एक एलिमेंट्री कैनाल में मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर, बिटवीन जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मध्यांतर और पश्चांतर के संधि स्थल पर उपस्थित। तो इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है, किससे उत्पन्न होती है, एक्टोडर्म से। तो एक छोटा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि एक्चुअल में मैल्पीजियन ट्यूब्यूल किसका पार्ट है या किसका भाग मान सकते हो आप, मिडगट का कि हाइंडगट का। तो अपन किसका मानेंगे, हाइंडगट, क्योंकि बच्चों हाइंडगट का भी ओरिजिन किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से, जबकि मिडगट का ओरिजिन या उत्पत्ति एंडोडर्म से। तो एक्चुअल में हाइंडगट से पार्ट होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति भी एक्टोडर्म। अब फैट बॉडी, बॉडी वॉल, नेफ्रोसाइट, ये फैट बॉडी जो पढ़ लेंगे, बॉडी वॉल जो इसकी बॉडी देह भित्ति है, वो उन वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करती है बच्चों, फिर एक साथ उन्हें निर्मोचन के साथ हटा देगी। नेफ्रोसाइट अभी बता ही दिया। एक यूरिकोज ग्लैंड, ये देखो, ये ओनली इन मेल कॉकरोच, ये केवल बच्चों नर कॉकरोच में मिलती है। रिप्रोडक्टिव जो पॉइंट पढ़ेंगे कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें बता दूंगा यूरिकोज ग्लैंड यूरिक एसिड को स्टोर करती है, तो ये भी उत्सर्जन में सहायक, लेकिन होगी केवल मेल कॉकरोच। मेन जो इसमें है वो इसका क्या है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, जो कितनी 100 to 150 येलो कलर स्ट्रक्चर, जो मिडगट और हाइंडगट के संधि स्थल पर उपस्थित है। सीधे से डायग्राम से इसको समझ ले। ये जैसे बच्चों, ये तो मान लिया अपन मिडगट है, ये हाइंडगट है, मिडगट हाइंडगट से ये जंक्शन पर कौन मान ली, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। कैसे कलर की है, येलो कलर्ड। ये मान लो यहां बच्चों हीमोलिम्फ है, हीमोलिम्फ से वेस्ट प्रोडक्ट उठाती है। अब ये हीमोलिम्फ यहां कैसे है, तो इसको पहले आप ये समझ लो, जैसे ये मान ले बच्चों पर इसकी बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल या एलिमेंट्री कैनाल जो भी है। अब मान लो इसमें यहां सेंटर में बच्चों ये एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूब विद इन ट्यूब भी होता है, नलिका के भीतर नलिका। तो बाहर को ये तो मान लिया इसका बॉडी वॉल, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये तो है माउथ ट्यूब, ये मान लो फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है। अब बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में बच्चों क्या आती है, याद करो एनिमल किंगडम सीलोम बताया था, देह भित्ति और आहार नाल के बीच, बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, सीलोम। और आपको लिखाया था आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में जो ट्रू सीलोम है, होती तो ट्रू सीलोम है, लेकिन बच्चों वो रिड्यूस्ड होती है, पूरी बॉडी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि इस कैविटी में यहां ब्लड आ जाता है, और इस कैविटी को बोला था हीमोसील। ध्यान आया, ऐसी सील या सीलोम जो किससे भरी हुई हो, ब्लड से, रक्त से, वो हीमोसील कहलाती है। और इस कलरलेस ब्लड को हमने क्या नाम दिया है, हीमोग्लोबिन। अब यहां फॉरगट और मिडगट में ये जॉइंट क्या है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। समझ रहे हो बात,
ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल यहाँ है। तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों एक तरह से किसमें डूबी हुई है, इस कैविटी में जो क्या है, हीमोसील, जिसमें कौन भरा हुआ है, हीमोलिम्फ। तो हीमोलिम्फ से जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन्हें अवशोषित एब्जॉर्ब करेगी कौन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। देख लो वेस्ट प्रोडक्ट हीमोलिम्फ से कौन ले लेगी, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, और वो मेलपीजियन ट्यूब्यूल उन्हें उन वेस्ट प्रोडक्ट को डाल देगी एलिमेंट्री कैनाल, हाइंड गट में, और फिर उन्हें एनस के थ्रू बाहर, गुदा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर। तो एक तरह से किसमें प्रेजेंट है, इस हीमोलिम्फ में, और इससे बड़ी कैविटी को क्या बोला, हीमोसील। अब मान लो यहां बच्चों मेरे कोई पोटेशियम यूरेट होता है, पोटेशियम यूरेट, फॉर्मूला नहीं है के उसका, लिखा है के लिखते हैं, तो पोटेशियम यूरेट, और साथ में हीमोलिम्फ में बच्चों जल और CO2 भी है। इस पोटेशियम यूरेट को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, मेलपीजियन ट्यूब्यूल, कहां से, हीमोलिम्फ से, साथ में पानी और CO2 भी एब्जॉर्ब हुआ, ये बना देगा H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, पोटेशियम यूरेट और H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब जुड़ेंगे तो बच्चों यहां बनेगा यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब यूरिक एसिड तो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसे किस में डाल दिया जाएगा, हाइंड गट में, फिर वहां से वो एनएस के थ्रू बाहर, और बाइकार्बोनेट बॉडी के लिए आवश्यक है, इसको वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे यहां हीमोलिम्फ में। तो बात समझ रहे हो, कॉकरोच यूरिक एसिड को उत्सर्जित एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड को खुद मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स बनाती है। कैसे, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से क्या अवशोषित करेगी, पोटेशियम यूरेट, जिसका वेस्ट प्रोडक्ट मान सकते हो, साथ में वाटर CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, H2CO3 और पोटेशियम यूरेट मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट शरीर के काम का है, तो वापस हीमोलिम्फ में आ गया, यूरिक एसिड को भेज दिया जाएगा हाइंड गट में, पश्चांतर में, जहां से वो एनएस के थ्रू बाहर। दैट्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। ये बच्चों जिसमें एक्सक्रीशन करेगा किसका, यूरिक एसिड का, और ये जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल है वो किसमें रहेगी, हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ जो हीमोसील ऐसी सिलोम जिसमें रक्त या ब्लड भरा रहता है, वैसे ट्रू सिलोम नहीं होती। नेक्स्ट बच्चों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया। नेक्स्ट एक बता देता हूं मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्रंथियां जो हार्मोन रिलीज करती है। और बच्चों ये भी मैंने आर्थ्रोपोडा फाइल में बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां से स्टार्ट होती है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा से। तो कॉकरोच की कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसमें फर्स्ट में लिख रहा हूं एक प्रोथोरेसिक ग्लैंड, अग्रवक्षीय ग्रंथि, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। नाम बच्चों प्रोथोरेसिक है, तो कौन से पार्ट में मिलेगी, प्रोथोरेक्स में प्रेजेंट होती है प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ये देखो अग्रवक्षीय जो ग्रंथि है ये पेयर्ड एक जोड़ी है, प्रोथोरेक्स में प्रेजेंट है। इससे एक हार्मोन बच्चों आता है इक्डाइशन या मोल्डिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी, इक्डाइशन या निर्मोचक हार्मोन। अब नाम से इसका काम है कि जो निर्मोचक या मोल्डिंग हार्मोन है वो मोल्डिंग क्रिया को कंट्रोल करता है, निर्मोचन को कंट्रोल करेगा। और बच्चों एक्चुअल में मोल्डिंग या निर्मोचन क्या होता है, तो निर्मोचन एक्चुअल में क्या है, टाइम टू टाइम बॉडी से किसको हटा देना, ओल्ड कवरिंग को। ओल्ड कवरिंग को हटाना वो क्या कहलाएगा, ओल्ड कवरिंग को हटाना एक्चुअल में क्या है, तो जैसे कॉकरोच बच्चों अब रिप्रोडक्शन में आ जाएगा, छोटी साइज है, रेगुलर ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे अपनी साइज को बढ़ाएगा, और साइज बढ़ती तो वो अपनी ओल्ड काइटिन को, पुरानी काइटिन को हटाता रहता है।
अरे सांप में नहीं होता क्या, स्नेक ओल्ड स्केल को हटाना, केचुली बोलते हैं ना स्लफिंग, पुरानी त्वचा हटा देगा, वैसे बच्चों कोक्रोच टाइम टू टाइम ओल्ड स्किन को रिमूव करता है, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड मोल्टिंग, निर्मोचन। और निर्मोचन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा है, इक्डाइशन या मोल्टिंग। और ये हार्मोन इसकी इनिशियल स्टेज में होता है, निम्फ स्टेज आएगी उसी में मिलता है, ये निर्मोचन के तक रहेगा, उसके बाद ये हार्मोन नहीं रहता। सेकंड, कॉर्पोरा कार्डियका, कौन सी ग्लैंड, कॉर्पोरा कार्डियका, ये भी ग्लैंड है, कार्डिया, कार्डिया टर्म फॉर हार्ट। इस ग्लैंड से बच्चों एक तो इस ग्लैंड का जो हार्मोन है वो रेगुलेट करेगा हार्ट बीट को, नाम ही कार्डिया है तो कंट्रोल हार्ट बीट। एक इसी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का नाम आती है जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करे। अपने में जो ग्रोथ हार्मोन था वो कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, प्यूस ग्रंथि से, यहां कार्पोरा कार्डियका। थर्ड ग्लैंड कार्पोरा एलाटा, तीसरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें आ गई कार्पोरा एलाटा। इससे बच्चों एक हार्मोन आता है जुवेनाइल या नियोटिनिन हार्मोन, जुवेनाइल और नियोटिनिन हार्मोन। ये भी कॉकरोच में एक तरह से ग्रोथ को कंट्रोल करता है, या बोल सकते हैं मेंटेन जवानी, कॉकरोच की जवानी को मेंटेन रखेगा, उसे फिक्स टाइम पर एजिंग को कंट्रोल करता है जुवेनाइल और नियोटिनिन। साथ बच्चों इसी एलाटा से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आता है, गोनेडो, गोनड, जनद, जो रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननांगों की, जनदों की जो क्रिया को कंट्रोल करने वाला हार्मोन गोनेडोट्रोपिन, ये नाम सही है। तो प्रोथोरेसिक जो प्रोथोरेक्स में होती है, कौन सा हार्मोन, इक्डाइशन या मोल्टिंग, जो मोल्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, कार्पोरा कार्डियका जो हार्ट बीट को कंट्रोल कार्डिया, और साथ में ग्रोथ हार्मोन एलाटा, जुवेनाइल या नियोटिनिन जो कॉकरोच की एजिंग को कंट्रोल करता है, और साथ में गोनेडोट्रोपिन जो गोनड जननांगों की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल। एक बच्चों एक अलग से भी दे देते हैं, इंटरसेरेब्रल एंडोक्राइन, इंटरसेरेब्रल एंडोक्राइन सेल्स, नाम से देखो सेरेब्रल एंडोक्राइन सेल्स, सेरेब्रल, सेरेब्रम ब्रेन, ये कॉकरोच के हेड वाले पार्ट में होती है, और इससे जो हार्मोन आता है वो इस ग्लैंड को कंट्रोल करता है बच्चों। इंटरसेरेब्रल जो एंडोक्राइन सेल है, इनसे रिलीज होने वाला हार्मोन कंट्रोल करता है किसको, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच जो एक्चुअल में सबसे पहले इंसेक्ट में स्टार्ट होती है, तो पहली प्रोथोरेसिक, कार्पोरा कार्डियका, कार्पोरा एलाटा, और एक इंटरसेरेब्रल एंडोक्राइन सेल्स जिससे रिलीज हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल। तो आज के चैप्टर में, लेक्चर में बच्चों अपन ने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया, रेस्पिरेटरी कर लिया, एक्सक्रीटरी कर लिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला कर लिया। लास्ट जो अगला इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉकरोच का बच्चों लास्ट लेक्चर होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे लेक्चर में मैं कॉकरोच कंप्लीट कर दूंगा। उसमें अपन इसके रिमेनिंग कॉकरोच के सेंसरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो थर्ड लेक्चर कॉकरोच का फाइनल लेक्चर होगा। तो इसको आप एक बार अपने नोट्स से, अपनी वीडियो क्लासेस अच्छे से देख लें, सुन लें, देन आप उसमें एनसीईआरटी से रीडिंग लगा लो, उसमें जो डायग्राम दे रखे हैं उसको भी देख लो। और जब भी बच्चों कोई भी डाउट आए, मैं बोलता रहता हूँ ना, डाउट आए, कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो आप मुझे वही कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जब भी जैसे भी टाइम मिलेगा, हमेशा की तरह बच्चों में आपको उसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूंगा। यूं ही लगे रहें, आप मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।